हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पाक भारत कशीदगी के दौरान बानी पीटीआई से डील की खबरों में तेजी, बड़े रिलीफ के दावे कर दिए गए। क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डील से मुतल्लिक मामला तय किए जा रहे हैं? बैकडोर राब्तों के हवाले से क्या सच्चाई है? असद कैसर के वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के बयान के हवाले से अहम अंदरूनी मामलात पर हम आज खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैदानी जंग के बाद सिफारती जंग शुरू। इंडिया और पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी लॉबिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी। पाकिस्तान ने भारी जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो के कंधों पर डाल दी। मोदी ने कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर को मैदान में उतार दिया। भारतीय वजीर खारजा यूरोप जबकि इस्हाक डार चीन पहुंच गए। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर भी आज के शो में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानियों की तारीफें, पाकिस्तानियों को ज़हीन करार दे दिया। पीएसएल मैच में आर्मी चीफ, एयर चीफ के बाद अमरीकी सफीर भी पहुंच गईं। वजीर दाखिला के साथ सारा मैच देखा। अमरीकी सफीर की पीएसएल में मौजूदगी मोदी हुकूमत के लिए कितना बड़ा पैगाम है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है, उस हवाले से आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, अब जब जंग जो है उसको सीज फायर जो है हो गया है तो हर तरफ एक ही बात हो रही है। क्या इमरान खान साहब को लेकर जो एक स्टेटस को था उसमें कोई तब्दीली देखी जा रही है? क्या खबरें हैं? देखें, जब जंग स्टार्ट होने जा रही थी तो बयानिया क्या था, इमरान खान को रिलीज करो वरना इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते और हम उसके बगैर बात नहीं होगी। जब हमने 5 तैयारे गिरा लिए तो फिर हुआ कि जनाब वो सारे के सारे वॉरियर जो पाकिस्तान को दुनिया का हर ताना दे रहे थे कि ये फौज ये हमें पकड़ने के लिए रखी है, ये क्या करती है, वो करती है, उन्होंने कहा अब तो गेम हाथ से निकल गई और वो मैदान में आ गए कि ये हमने ही तो चलाई है। सोशल मीडिया वॉरियर वही बन गए, चाहे वो पाकिस्तान में थे और सबके वो ट्वीट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, पूरे के पूरे ग्रुप्स के, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर अब वो हमारे सीनियर दोस्त हैं जिन्होंने ये फुलझड़ी छोड़ी है ताज़ा तरीन, और उसके बाद कुछ लोगों ने और जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं कि हमने पहले खबर दी थी। बहरहाल मैं तो इस बात पे करूंगा कि मैंने तो चेक किया तो मुझे जवाब मिला कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, जब ये तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली, लेकिन उसके साथ मैं कहता हूं आपको कि जब बीइंग साफी मुझे ये चाहिए ना कि मैं तज्जिया करूं हालात का, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान से मिलना है। मैंने 30 अप्रैल को अपना पूरा प्रोग्राम एयर शो के ऊपर मुजम्मिल शाह के साथ किया कि हमारी कितनी पावर है और हम क्या क्या करेंगे। चूंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी और मैंने डिग आउट की थी, तो मुझे तो यकीन था कि इस जंग में जब भी इंडिया आएगा हम बहुत कुछ पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे जो दुनिया को पता नहीं। तो मैं उस पर मुसलसल बात करता आ रहा था। अच्छा, 6 तारीख को अलीमा बीबी के अलावा उनकी बहनें 2 मिली थी, लोग मिले, खान साहब का ट्वीट भी आ गया, अच्छा सब कुछ उसके बाद आ गया। लेकिन क्या हमें नहीं पता था 6 तारीख से पहले हमने राफेल की मशीनरी जैम कर दी थी जो आए थे श्रीनगर के पास और वापस जाना पड़ा कि उनका अपने जो एयरपोर्ट्स थे उनसे भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई थी। उनका एयर मार्शल भाग गया उस लड़ाई से कि उसे समझ आ गई थी कि यहाँ अगर राफेल की मशीनरी जैम हो रही है जो हमने खुद नहीं की, तो इमरान खान के पास वो क्या लेने जाएंगे, किस चीज की हेल्प लेने जा रहे थे? बयानिया की। बयानिया तो लोगों ने पहले ही बना दिया था, इंडिया के साथ मोमेंटम बना। और खास तौर पे जब सुबह सुबह गौरी कह रहा हूं, उनके पृथ्वी आए और हमने उड़ाए हैं उनको, जिससे भी उड़ाया हमने उनको सिस्टम से अपने, तो लोग तो पाकिस्तान का झंडा लेके आ गए थे। जरूरत किस चीज की थी? मुझे नहीं समझ आई कि बीच में कहां फौज को ऐसी कमजोरी आई। कि मैं इस बात का हामी हूं कि बातचीत होनी चाहिए, इमरान खान को समझना चाहिए कि सियासी लीडरशिप सर टकराने से फौज के साथ कोई रास्ता नहीं ले सकती, और वो ना ले सकें और ना ले सकेंगे जब तक वो अपने आप की एंगेजमेंट को चेंज नहीं करें। तो राना साहब, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि अभी मसला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे कश्मीर का मसला हो, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हो, टेररिज्म का मसला हो, तो चैलेंजेस जो हैं वो हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो एक सियासी यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे कि आपने भी कहा कि हमने कामयाबी से जो है वो एक इतनी बड़ी जंग लड़ ली, सिफारती सतह पर भी हमें कामयाबी हासिल हुई, जो भी हमारे महाज थे उनको भी हम पूरा पड़ गए, विद
इमरान खान नॉट बीइंग इन द सियासी अरीना वो मौजूद नहीं थे। और एक जो बहस की जाती थी कि वो इतने पॉपुलर लीडर हैं, फौज की शायद उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं है, तो अब वो फैक्टर भी जो है वो नहीं रहा है। हम सब जानते हैं इस लड़ाई के बाद जो है वो फौज की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर है। तो एक तरह से मजीद इररेलेवेंट जो है वो नजर आ रहे हैं खान साहब। देखिए, मसला कश्मीर की आपने बात की, तो वो तो खान साहब ने हमें सजा दी थी, आधा घंटा पांव उठा के खड़े रहो और एक टांग पे खड़े हो जाओ। खुद कश्मीर का झंडा फिरदौस आशिक अवान से नहीं पकड़ा था, सजा हमें दी थी जब 370 उनके आर्टिकल लगा और उन्होंने उसको अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया, स्टेट का, उसकी अलग हैसियत खत्म कर दी और ये ट्रंप से जो है वो लेके आए थे वर्ल्ड कप। तो इनकी सिफारतकारियां और इनकी तेजियां तो हम देख चुके हैं कि इन्होंने क्या किया था। वो शहबाज शरीफ को क्या कहा था, क्या मैं जंग कर दूं? और जब सारों को बिठाया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तो हजरत साहब ने कहा मैं नहीं आता। यही थे ना जो उठ के साथ वाले कमरे से नहीं आए कमेटी की मीटिंग में। और पीएमएलएन ने तो शर्त नहीं लगाई थी कि इस लीडर को लाओ और उस लीडर को लाओ, उन्होंने कहा जी चलो। पीपल्स पार्टी ने भी कहा। तो सियासत और कौमी इस्तेकाम साथ साथ चलते हैं। ये नहीं होता कि आप अपने आप को या पार्टी आपकी पाकिस्तान से ऊपर किसी को समझ ले, चाहे वो कोई जमात हो, तो वो तो नहीं हो सकता कोई भी। तो अब जब आज आप आगे खड़े हुए हैं और आप समझते हैं कि आपका बयानिया चलता है तो आप चला लें। 3 साल में तो आपको कुछ नहीं मिला, बल्कि आज जिस तरह आपने इररिलेवेंट होने की बात की और पॉपुलैरिटी की बात की, तो वो तो इमरान खान के लिए सुहाने रूह है। वो समझ नहीं आ रही है। वो हमारे एक दोस्त ने तो लिखा कि वो जाके कैमरे पे कहते हैं ना, कर्नल साहब तुम चला रहे हो, और उनकी खबरें भी अच्छी होती हैं। हमाद की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने तो कहा कि वहां कह रहे थे जनरल आसिम मुनीर कमाल कर दिया तुमने। अब पता नहीं वो कमाल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन खबरें तो यही आ रही है ना। फिर जेल की खबर इधर की है तो उधर की भी है। जी राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया सर। जी भाई, अभी ये बात हो रही थी उन्हीं की कि कोई ना कोई हमारे जर्नलिस्ट भाई, हम आप कोई भी, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, खान साहब पिछले कोई मेरा ख्याल है 2 साल तो हो गए हैं वो जेल में हैं तकरीबन। तो कोई ना कोई ये ज़रूर बात कहते हैं 10-15 दिन बाद के बाद, कोई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खान साहब बाहर आ रहे हैं, उनकी पार्टी कहती है, या बहुत सारे एंकर्स यूट्यूबर जो कहते हैं। क्या वजह है कि ये हम अपने व्यूज़ के लिए लेते हैं, खबर हमारे पास पक्की नहीं होती, रीडिंग हम पॉलिटिकल सिचुएशन की ठीक नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब और जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिस तरह की उनके टग ऑफ वार है, उसकी रीडिंग हमारी ठीक नहीं होती या रेलिवेंट रहना होता है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं इमरान खान साहब और फौज को। आपने बिल्कुल जो जिन लोगों ने ये काम किया ना, उनकी दुख तिरक पे आता है। ये रेटिंग का सबसे बड़ा इशू है। पॉपुलर नैरेटिव में घुसना और ये फील करना कि मैं तो फलां की सरबराही से भी चला गया, मुझे आजकल कोई पूछता ही कोई नहीं। तो हरकतें तो ये वही वाली हैं। वो कहते हैं ना, सठिया गए हैं लोग। अब उनके नाम के साथ कुछ और लगा हुआ हो तो सठियाना ही होगा कि भाई आप कम से कम। मैं इस बुनियाद पर नहीं कह रहा कि मैंने किसी और की खबर चेक की है, मैंने बराह रास्त खबर चेक की है इस मुलाकात के ऊपर, तो मुझे इनकार है कि कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये मैं कई दफ़ा कर चुका। फिर अच्छा, इत्तेफाक से उससे पिछले हफ्ते एक वो लगी कि जनाब इमरान खान साहब को जंग से पहले पैरोल पे रिहा कर दिया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो लगी ना पटिशन के, जी वो कल सुबह समाप्त होगी। मैंने फिर चेक किया था उस वक्त भी, तो उन्होंने कहा जनाब तसल्ली रखें, होने दें हाई कोर्ट में जो भी होता है। तो जवाब हमें समझ आ गया था। फिर इस दफा भी चेक कर लिया। अब कोई तीसरा करे तो मेरा ख्याल है अब उनकी रिहाई हो जाए। अच्छा, उसमें हमें तो कोई मसला नहीं है ना, बीइंग जर्नलिस्ट। बिल्कुल, इमरान खान साहब का राइट है कि वो जमानत पे बाहर आए, लेकिन आना तो अदालतों से है। अब अदालतें हमारी हर दौर की है। मैं ये कह रहा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि आपकी मेरी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो, मुल्क ठीक हो, पॉलिटिक्स ठीक हो, सियासतदान ठीक हो। ये अलग चीज़ है, उन्हें सूट नहीं करता एक दूसरे के साथ तल्लुकात, दोस्ती या कोई कॉमरेडशिप, उनको डांग छोटे ही सूट करता है पॉलिटिकल पार्टी, समझ में आने वाली बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जर्नलिज्म तो इसलिए किया जाता है कि आपकी एनालिसिस या खबरें, चलो एनालिसिस गलत हो सकते हैं, फेयर एनफ, लेकिन खबर तो गलत नहीं होनी चाहिए ना। तो ये मैं इस पे कह रहा हूँ कि खबरें ख्वाहिश को खबर बनाया जाता है, या खबर है नहीं तो फिर कोई खबर क्रिएट कर ली जाती है। मतलब दैट्स कंफ्यूज हूँ। जी मसला ये है कि खबर भी नहीं आ रही, रेलिवेंट भी नहीं रहे, लोग पूछते भी नहीं। अब आप अज़कारे रफ्ता हो गए, तो या तो आप अपने आप को समझें कि मैं अब वो हो गया हूँ, सठिया गया हूँ, तो मुझे साइड पे हो जाना चाहिए, या मुझे मेहनत करनी चाहिए खबर के लिए। मतलब कम से कम मुझे तो, आपका भी पता है
कि मेहनत करते हैं तो खबर तब आती है, हमें जाना पड़ता है जी। और खबर के लिए मेहनत तक करनी पड़ती है। वैसे भाई नहीं, हम मतलब ये नहीं है कि कोई हमें कुत्तों पे पेश कर रहे हैं। हालांकि सीरियस गुफ्तगू हो रही है, अब आपने खबर की बात कह दी, मैं कह देता हूँ। मेरी बेगम साहबा बाज़ दफ़ा मुझे कहती होती कि जितनी तू अपने सोर्सेज की एहतराम करता है और पता नहीं क्या कुछ करते, सम टाइम आई फील कि मुझे तुम्हारा सोर्स होना चाहिए था रादर देन बीइंग ए वाइफ। तो कितना उनका ख्याल रखता है ये, मैं मतलब अब ये कहने पे मजबूर हूँ, इतनी आपने सीरियस बात की है कि खबर लेने के लिए हमें सोर्सेज का कितना उनको पैम्पर करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है, इज्जत एहतराम सब कुछ करना पड़ता है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, असल बात यही है। लेकिन अगर आप समझते हैं और आपको ये समझ आ गई कि अब लोग आपकी कॉल पे नहीं है, आपको नहीं बुलाते, आपको नहीं बताते, तो फिर आप मेहनत करनी शुरू कर दें दोबारा से। बीइंग रिपोर्टर मेरी तो ये आदत है कि अगर खबर नहीं है तो यार कुछ खुद ही शुरू करो ना, निकलो, कहीं से नहीं भी आ रही तो आपको जाना चाहिए, अपने लोगों को लगाना चाहिए कि हमें खबर करनी है। लेकिन ये देखें ना, डाटा किसी का है और आपने कहा कि ये तो मतलब इस तरह शो किया जैसे उन्होंने वो डाटा खुद तैयार किया है कि किसके, वो पीटीआई के जो इंप्रेशन उन्होंने दिए, तो वो तो बेशुमार लोगों ने 1 मिनट में झुठला दिया कि सिंगल अकाउंट का उससे ज्यादा इंप्रेशंस में डाटा आया हुआ पड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान से बाहर सिंगल अकाउंट चला रहे हैं, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते और जिसका दिल करता है उसके कपड़े भी उतारते हैं, वो अकाउंट्स उनसे ज्यादा रीच ले रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ना कि जो इन लोगों ने ये कारोबार शुरू किया है, सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, ये धंधा कब तक चलेगा? काफी पिट गया था। अब ये जंक्शन के दौरान में उन्होंने देखा, ले आओ हमारा लीडर, ले आओ, ना लाओ, फिर उन्होंने कहा मेरा रिलेवेंट हो गए जब हमने त्यारे गिरा लिए। अब वो सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन उनका डिस्क्रेडिट भी तो वहीं पे लिखा हुआ पड़ा हुआ है ना, कोई रिकॉर्ड गुम तो नहीं हो गया। असल बात यही है कि इंफॉर्मेशन के लिए आपको काम करना पड़ता है, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हैं। अगर आप काम नहीं करते तो वो यूट्यूबर भी हैं यहाँ पे, आपको पता है कि अडयाला जेल पे हेलीकॉप्टर, अटक जेल पे हेलीकॉप्टर, जीएचक्यू पे हेलीकॉप्टर, और उनके कई लाख व्यूअर्स और कई महीने आते रहे। उन्होंने डॉलर छापे, क्योंकि झूठ बिकता है इस मुल्क में। लोग जो समझते हैं कि हमारा लीडर है तो जो कुछ कहेंगे वो सुन लेंगे। मेरे ख्याल में जो ये पीका शिका, मेरी तो इस पर बड़ी क्लियर राय थी कि जी जो फेक न्यूज़ है ना उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। और बतौर जर्नलिस्ट हमें तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि खबर गलत ना दें। हाँ, जो चीजें उसमें गलत थी कि आप नेशनल असेंबली की कार्रवाई चलाएंगे और वीडियो नहीं चलाएंगे तो पीका होगा, वो गलत बातें हैं, सोर्स पूछना गलत है। बाकी फेक न्यूज देना, कैसे आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि जी हम जर्नलिस्ट हैं और हम जो मर्जी कर दें, नहीं होना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है। इंडिया के मीडिया ने साबित किया है कि उनका नेशनल मीडिया भी फ्रॉड है, सोशल मीडिया तो था ही था। अब वहां पे देखा कि किस तरह वो अजियान बक रहे थे पाकिस्तान पे, उन्होंने लाहौर में बंदरगाह भी बना दी। इससे ज्यादा बंदर तमाशा इंडिया के टीवी का नहीं हो सकता। तो वो जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे भी डिबेट होनी चाहिए अब दोबारा से। रानी साहब ये बताइएगा, ये तो चलो एक साइड ऑफ द स्टोरी होगी। अब खान साहब साफ ज़ाहिर है, कोई बंदा वो कहते हैं मुश्किल में जब जाता होता है, पढ़ता है, कोई भी बंदा हो, वो उससे सीखता है, कोई ग्रो करता है, अपने आप को वो बैठ के अपनी इवेल्युएशन भी करता है, अकाउंटेबिलिटी भी करता है। जब बंदा जेल में जाते हैं, और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स गए जेल में, तकरीबन हर कोई गया हो, कि बच तो नहीं गया सर, वो फीमेल हूँ मेल हूँ सारे गए। तो आप समझते नहीं है कि मुमकिन है खान साहब ने भी इन 2 सालों में बहुत कुछ वो सीखा हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी की हो, मतलब बैठ के मैं उसे कहाँ गलती हुई, कहाँ पे ठीक ही नहीं हुआ। तो अब वो बातचीत करना चाह रहे हैं, अभी भी बातें हो रही हैं। तो फौज या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है, मतलब इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो खान साहब के साथ बातचीत कर सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक अगेन दोनों साइड जो है कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आर्मी को क्या इस वक्त आप समझते हैं रिजर्वेशंस हो सकती हैं खान साहब के साथ बैठ के इन मामलात को सेटल करने में? देखें, ये बात आज इस जंग से, पहलगाम से पहले होती ना, तो फिर इसके ऊपर कुछ और जवाबात होते। आज तो वो रेलिवेंट है ना हर जगह पे। फौज, हुकूमत, उन्होंने आम आदमी के दिल की आवाज बने हैं जब उन्होंने इंडिया का मक्कू ठपा। सच्ची बात तो ये है। तो ऐसे में खान साहब को सियासत करनी चाहिए। सियासत रास्ता बनाने का नाम है, बंद दीवारों पे टक्कर मारने का नाम नहीं है। जब तक हमारे जर्नलिस्ट साथी वहां मिलते रहे, हमारे इमरान असगर वहां रेगुलर जाते थे अदालतों में, जब अदालतें जेल में लगती थी, तब तक तो इमरान खान साहब ने कुछ नहीं सीखा था। और आज भी मैं समझता हूं कि वो अपने बयानी के असीर हैं। जिस तरह वो हुकूमत में आए तो उनका वो बयान जो पहले से था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, उसको उन्होंने 1.5 साल लगा दिया जाते जाते, क्योंकि वो इसमें फंसे हुए थे कि मैं मानूं कि ना मानूं। और बाद में कहा कि मेरा बड़ा गलत फैसला था ये, और मुझे फौरन चले जाना चाहिए था। आज वो अपने सोशल मीडिया के कैद में हैं, असीर हो गए हैं, क्योंकि जो जिनका कारोबार ये है वो तो करते ही है ना कि खान साहब डटे हुए हैं। भाई आप डट जाएं, लेकिन पॉलिटिकल रास्ता भी तो आपने ही लेना है ना, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर साहब आप पॉलिटिक्स को बड़ा कवर करते हैं और बड़ी जगह आपके सोर्सेज हैं। मुझे पता है पिछले कुछ 30 साल से
इससे भी ज़्यादा शायद आपने इस्लामाबाद की रिपोर्टिंग में सियासी खबरें हों, ब्यूरोक्रेसी हों, आपके पास बिल्कुल खबरें होती हैं, कंटेक्ट्स हैं, जो अच्छे रिपोर्टर की निशानी होती है। मियाँ साहबान उनको भी साफ ज़ाहिर है आपकी बड़ी उनसे पुरानी जान पहचान जैसे हमारी भी थी रिपोर्टर की होती हैं। मियाँ साहब का एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं आपके पोलिटिकली तौर पर चीज़ें जो है ना मतलब बैठ के इनको सेट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, जिसको बहुत सारे लोगों ने समझा है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफर की कौमी असम्बली में, जिसको गौहर साहब ने एक्सेप्ट किया। एक साइड पे तो ये चीज़ें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, कोई रिकन्सिलेशन का कोई आगे रास्ता निकालना चाहिए। तो आप अभी भी समझते हैं कि हुकूमत की ये ऑफर मियाँ नवाज शरीफ साहब की सीरियस नहीं है, जस्ट एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ताकि लोग ये ना समझे कि इस हालात में हम इनको कोई ऑफर नहीं कर रहे या हम कोई मामला ठीक नहीं करना चाहते। ऑन ग्राउंड कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं है, जस्ट इट्स अ लिप सर्विस। रो भाई, अगर ये खबर किसी सोर्सेज से आई होती ना कि शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को ऑफर कर दिया है जी, फिर मैं और आप इफर बट लगाते। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ऑफर किए। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो मुश्किल में हो और जिसको ये समझ आ गई हो कि जो हमारा तुर्र इम्तियाज था वो भी चला गया, जो हमने बयानिया फौज के खिलाफ बनाया था वो फौज के हक में चला गया है, उन्हें तो इस ऑफर को पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। खड़े होकर तकरीर करें ना अपोजिशन लीडर, जो रोजाना चोर डाकू की गर्दान करते हैं, जो कहते थे हमारे पास एमुनिशन भी नहीं है, हमारे पास तो जहाजों का तेल भी नहीं है, वो खड़े होकर आज कह देना कि शहबाज शरीफ साहब बताएं आप कब बैठ रहे हैं, कहाँ जाएंगे शहबाज शरीफ। चलें अगर हम ये मान लें एक मिनट के लिए कि ये फ्रॉड है गवर्नमेंट का, कहाँ जाएंगे शहबाज शरीफ? भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाग सकते। उन्होंने एक्सेप्ट किया राना साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ बैरिस्टर गौहर एक्सेप्ट करते हैं और उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको उड़ा देते हैं। आप ये देख लेना कि अपोजिशन लीडर तो वो है, बैरिस्टर गौहर को तो इनकी पार्टी चेयरमैन लगा के खुद अंडरमाइन करती है और हर बंदा करता है, हर बंदा करता है। यानी सलमान अकरम राजा ने क्या छोड़ा कि मेरी बगैर इजाजत के क्यों मिले हैं, मतलब इस बात को छोड़ दें कि वो बेचारे चेयरमैन है पार्टी के नामजद। तो जिन लोगों को अपने आप को शौक है तो वो काबू कर लेना, लेकिन ये सब बने हुए हैं जो वकला हैं, ये जो लीडरशिप जिनकी इमरान खान की अदम मौजूदगी में बनी है, वो कैसे चाहेंगे कि वो लीडरशिप। अच्छा राम साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे हमने कहा एस्टेब्लिशमेंट बड़ी उनकी पोजीशन भी ठीक है, रेपुटेशन भी ठीक है, दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड भी मिले हैं और इस वक्त पूरी कौम उनको अप्रिशिएट भी कर रही है फॉर अंडरस्टैंडेबल रीज़न। जो कुछ इंडिया के साथ हमारी अभी वो हुई है एक लिमिटेड कहें वट एवर जंग हुई है, तो आप समझते नहीं है कि जब आप पावरफुल हों उसी वक्त ही आपको बातचीत कर लेनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने थे बड़े चांसेस थे, उस वक्त वो बात नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज ही थाट कि अपन ही भगवान है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है जरदारी से, नवाज शरीफ से या किसी और से, चोर डाकू और किसी से नहीं मिले 3.5 साल। आज वही इमरान खान साहब मौका ज़ाया करने के बाद आप वो इनसे बातचीत भी करना चाहते हैं, मैसेजिंग भी भेज रहे हैं। आप समझते नहीं हमारी एस्टेब्लिशमेंट वही गलती करेगी जो इमरान खान साहब ने की थी कि वंस दे आर इन कमांड उसी वक्त बातचीत कर लेनी चाहिए, आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जो खान साहब ने गलती की थी शायद वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही होगी कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है, खान साहब कहते थे मुझे क्या ज़रूरत है, खान साहब की ज़रूरत पड़ गई थी तो आप समझती नहीं फिर इस्टेब्लिशमेंट को कभी पढ़ सकते हैं। सो दैट्स द बेस्ट टाइम। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बिरत कब बरती, मतलब ये तो इमरान खान ने अब बताया ना कि जनरल बाजवा सारे काम किया करते थे, मैं तो कुछ भी नहीं था, डमी था, ठीक है। ये जब पीएम ऑफिस से निकल गए, क्या शहबाज शरीफ और फौज के दरमियान में कोई एक ऐसी बात हुई है जिसपे मैं और आप ये कहें कि इनके दरमियान में तनाज़ा और वो दूसरी तरफ देखें? पहला एक मंजर ये है, दूसरा मंजर हुआ है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट पब्लिकली DGISPR आके कहते हैं। इन दिनों में तो ये सवाल अजीब गरीब लगेगा ना कि आप उनसे ये क्वेश्चन करें, ये तो चेक किया जाता है ना फौज से कि जी आप मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। भाई पॉलिटिकली आप शहबाज शरीफ को एंगेज करें, वहां बैठ के बात करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ, रास्ता आपका अपना आप बन जाएगा वहां से बैठ के जो बनना है। लेकिन अगर ये फिर वही बात हो जाएगी कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों करे बात, जब वो बंदा इल्जाम लगाने से बाद ही नहीं आता फौज के ऊपर, फौज की लीडरशिप पे। क्या उन्होंने कोई ऐसा बयान दे दिया, क्या उन्होंने 9 मई से को मादरत कर लिया कि नहीं हमने गलती की थी, ये काम तो इंडिया नहीं कर सका था जो हमने किया था, जो अब इंडिया ने किया उसका जवाब उन्होंने दे दिया। तो फौज उसकी माफी के बगैर मेरे हिसाब किताब में आज के दिन तक अभी तक तैयार नहीं है। हाँ वो कहते हैं कि अपॉलॉजी करें आप, कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे और गवर्नमेंट से बात करके रास्ता बनाए। रास्ता क्या है, जमानत ही है ना, 1 मिनट में सजा सस्पेंड हो तो आप बाहर आ जाएंगे, अगले केसों में आपको ना पकड़े, इतनी बात है ना। अगर छोड़ना है तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बंदोबस्त इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ पे इतनी फराखदिली दिखाई जाए कि आप अभी तक वहीं खड़े हों, आपके सोशल मीडिया वॉरियर भी वहीं खड़े हों, आप उनको पीछे भी ना हटाएं और आपको कहा जाए कि आओ हमारी तैसी फेर लो, आ जाओ फिर आ जाओ। ऐसा नहीं होगा। ठीक, राना साहब ये बताएगा आपके पास जो है वो ये खबरें रहती हैं वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है वो क्या खबरें, असद कैसर के बयान को आप कैसा देख रहे हैं?
सुना है कि अचक ज़ई साहब जो हैं वो उन्होंने इसका आगाज़ किया कि ये जो है वो लेकर आनी चाहिए तहरीक अदम एतमाद, और फिर असद कैसर साहब का भी बयान आया। कितनी सच्चाई है इसमें? वो मैं चाय मेरी पीते पीते ठंडी होगी, वरना कहते हैं चाय की प्याली में तूफान। जब आपने ये स्टार्ट में बयानिया दिया था ना कि स्पीकर वाला, तो मैंने लिखा कि मुझे याद आ गया कि आज जो अयाज सादिक ने उसका जवाब दिया ना, हाँ। ये चंद महीने पहले भी सेम जवाब दिया था कि आप अदम एतमाद लाएं, आपको पूरे वोट अपने भी नहीं मिलना है। तो बस अब आप देख लें कि वो बयान भी वहीं खड़ा है, अयाज सादिक भी वहीं खड़े हैं, और इन्होंने दोबारा जो कह दिया आज कि हम अदम एतमाद लाएंगे, तो ले आए। मतलब मैं और आप कुछ तो स्मेल करेंगे ना कि भाई ऐसी कुकिंग हो चुकी हुई है कि गवर्नमेंट में कुछ मसला है। मतलब ऐसा बयान तब दिया जाता है जब थोड़ी बहुत हवा बन रही हो, तो आप एक दाव लगाते हैं। तो दाव लगाने के लिए फिर आपको कुछ कहना पड़ता है, और फिर आपके साथ रेलिवेंट चीजें हो जाती हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ है कि फौज गवर्नमेंट को छोड़ के अपने इन अलाइज से कहे कि यार तुम उनके साथ लग जाओ, उसने हमें बहुत रगड़ा है, उसको हमने मोहब्बत करनी है। मुझे तो नहीं नजर आ रही ऐसी कोई मोहब्बत। तो अदम एतमाद लाएंगे, पहले ये 26वीं तरमीम में अभी तक अपने लोगों को शक की निगाह से देख रहे हैं, वो के एस्टैब्लिशमेंट ने यूज नहीं किए, यूज वही किए जिनके वोट जाया नहीं होने थे, बाद में वोट डलने के बाद उन्हें नायल होना था, वो नहीं किए ना। इन लोगों ने अपने शोकाज नोटिस दिए और एक एक करके सबको वापस ले रहे हैं। एक शेर अब्दुल मरवत का वापस नहीं लिया, वो भी खड़ा हुआ आजाद रोजाना, जब दिल करता रगड़ देता है। दौरान साहब कॉमन सेंस की बात है कि उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है, राइट और रॉन्ग व्हाटएवर। तो ये चीज़ें जो आपको रबिया को, आम लोगों को, हमें सबको समझ आ रही होती हैं कि नहीं है, तो देन ये इस तरह के बयानात का, पॉलिटिकल बयानात का क्या आपका ख्याल है फ़ायदा होता है? अपने वर्कर में एक नई उम्मीद जगानी होती है या वर्कर को मजीद मायूस करना होता है? देखिए, वर्कर को तो इन्होंने बहुत दफ़ा वो दिखा के ना शेर आया, और वो फिर जब आते हैं तो शेर नहीं आता, भाग जाते हैं लोग खुद बुलाने वाले। अब ये आज के दिन आप समझें कि जंग के बाद एक बड़ा बयान इन्होंने सोचा कि चलो आज इंटरव्यू दे रहे हैं तो कुछ बात कर दें, सवाल कुछ जर्नलिस्ट कर लेता है। अभी शायद कोई इनका अपना ही लीडर तस्दीक कर दे इस बात की कि अभी तो हमारी कोई दोबारा बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है रात तक ये काम भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी वो कहानी नहीं है, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा कि नहीं वो तो फलां साहब ने वैसे बयान दे दिया था। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि अब जो है सिफारती सतह पर पाकिस्तान और भारत जो है वो क्या करने जा रहा है इस जंग के बाद। इस पर तफसीलन बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि सिफारती सतह पर जो है अब वो क्या कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान और भारत की तरफ से। काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो एक्टिव हुई हुई हैं दोनों साइड्स अपनी अपनी तरफ से। क्लासर साहब इसको कैसे देख रहे हैं? इन्होंने भी एक काफ़ी सारी कमेटीज़ वैसे तो बना दी हैं मोदी ने। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर जो हैं वो लीड करेंगे एक डेलीगेशन को, हाई लेवल डेलीगेशन को, और हमारी तरफ से ये जिम्मेदारी जो है वो बिलावल भुट्टो के कंधों पर डाली गई है। कैसे देख रहे हैं इसको? दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, आई मस्ट से। जितना दबाव वहाँ पे आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, और इंडियन, क्योंकि जितनी उनको हाइप दी गई थी, उम्मीदें दिलवाई गई थी मोदी साहब की या उनकी बीजेपी के हवाले से कि शायद कांग्रेस जो है, अब वो उनका राइज किस वजह से हुआ था? जिस वजह से मोदी साहब जो हैं वो आए थे और उनकी पार्टी 2014 में वो इलेक्शन जीती थी मनमोहन सिंह साहब के, उसके बाद कांग्रेस के। ये समझा गया था कि कांग्रेस जो है ना, उसकी जो पॉलिसी है वो एक उसकी अपीजमेंट की पॉलिसी है कि ये पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये डेमोक्रेसी या सेकुलरिज्म या मुसलमान हिंदू भाई इस तरह के, ऑफ कोर्स के उनकी लेगेसी थी, उसमें नेहरू साहब हूँ, महात्मा गांधी साहब हूँ, या बाद में जो भी हैं उनकी लीडरशिप है, वो सेकुलरिज्म के साथ वो हमेशा जुड़े रहे हैं। मतलब वी मे रेज ए लॉट ऑफ उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कम अज़ कम अपना जो उनका नारा था, उनका स्लोगन था, वो उसके साथ जुड़े रहे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ना 2-4 जो लीडर्स गुजरे हैं, ये थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड देना ज़रूरी है कि जिसमें आज इंडिया ज़रा अपने आप को मुश्किल में पाता है। वो ये है कि ये उन्हें पता था कि इस खित्ते को अगर चलाया जा सकता है तो सेकुलरिज्म के ज़रिए चलाया जा सकता है। एक उसमें मुगल बादशाह अकबर थे कि जिन्हें उन्होंने इसको मतलब आगे बड़ी सख्ती से इस चीज़ को कैप्चर किया था कि हिंदुस्तान में रूल करना है ना, हुक्मरान होते हुए इतनी सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे, इतनी सारी कौमें हैं, इतने सारे मजहब हैं, इतने फेथ हैं, देवी देवता हैं, कल्चर हैं, लिंग्विस्टिक, रेशियल, नेम एनीथिंग, हिंदुस्तान से ज़्यादा कोई डाइवर्सिटी दुनिया में शायद कम ही होगी। इसको एक ही चीज़ के ज़रिए इसको रूल किया जा सकता है, गवर्न किया जा सकता है, वो है कि सेकुलरिज्म पे जाएँ कि आपका मजहब, आपकी लाइफ, चीज़ें, फेथ,
स्टेट हैज नथिंग टू डू विद दैट। आप इस मुल्क के रियासत के वफादार हैं, शहरी हैं, वी रिस्पेक्ट यू, लव यू, दैट्स इट। बाकी क्या करते हैं ये आपका मसला। ये बात क़ायद आज़म साहब ने भी कही थी, उनकी तकरीर मशहूर ज़माना है कि आप मंदिर जाएँ, मस्जिद जाएँ, गुरुद्वारा जाएँ, जहाँ पे भी जाएँ, ये आपकी मर्जी है, आप स्टेट के शहरी हैं। दैट वाज अ ह्यूज स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के उन्होंने दिया था। आपने वो चीज़ उसमें आके देखी। उनके बाद में समझता हूँ ठीक है, अंग्रेज़ों का भी साफ ज़ाहिर वो बहर से आया, तो उन्होंने भी इसी तरह के खैर उन पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने डिवाइड रूल करके किया, वट। इनके बाद अगर किसी ने इस चीज़ को समझा था, वो नेहरू साहब और गांधी साहब ने समझा था, जो नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया वाज लकी कि इनको शुरू में नेहरू साहब इनको मिल गए थे, जिन्होंने वहाँ पे तकरीबन कितने साल बनते हैं, 17 साल बनते हैं, 17 साल उन्होंने रूल किया और बहुत सारी चीज़ें वो ठीक करके गए थे। वो नेहरू साहब जो हैं उनकी भी यही थी, सोशलिज्म था या उनका सेकुलरिज्म था जिसकी बुनियाद पर चला। अब उसको मतलब हर्ट किए बगैर मुश्किल था किसी और पार्टी का राइज करने का। अपने नेहरू साहब को भी डिस्क्रेडिट करना है, कांग्रेस को भी करना है, सेकुलरिज्म को भी करना है, इसके अलावा पावर में नहीं आ सकते थे। इसलिए उन्होंने टारगेट किया, जो मतलब उसका बीजेपी जो थी, उन्होंने इसी चीज़ पे रखा कि उन्होंने उसको हिंदुत्व जिसको कहते हैं कि उन्होंने बेस बनाया कि जनाब के जिस पे बहुत सारे इंडियंस डिस्टर्ब भी हुए। आपको याद होगा बहुत सारे इंडियंस ने अपने जो मेडल से ये 3-4 साल पहले जब वहाँ लिंचिंग शुरू हुई, मारना शुरू हुआ मुसलमानों को या दलित को या दीगर जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थे, बहुत सारे उन्होंने अपने अवार्ड वापस कर दिए थे कि हम नहीं करते। वो अपने सेकुलर उसके साथ जुड़े हुए थे कि इंडिया जो है वो सेकुलरिज्म के जरिए इसकी सर्वाइवल है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी था। नेहरू साहब को डिस्क्रेडिट किया गया, बल्कि उन जसवंत सिंह साहब ने किताब लिखी थी इन पे जिनाह पे, जो उन्होंने लिखी थी जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने कहा था कि जिनाह साहब को इंडियन जो है ये ब्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान की तकसीम के जिम्मेदार वो नहीं थे नेहरू साहब थे। उन्होंने नेहरू साहब के उन्होंने डाला था कि अगर वो उस वक्त उनको बनने देते, प्राइम मिनिस्टर बनने देते मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान न तकसीम होता। उन्होंने नेहरू साहब ने वज़ीर आज़म बनने के लिए जनाब ये कि अब ये उन्होंने नई नस्ल में ये चीज़ें फीड की और बुरे तरीके से की। फिर उन्होंने गांधी साहब पे बहुत सारे सवाल उठे और लंबी कहानी। अल्टीमेटली उन्होंने कहा जनाब कि इसमें ये खित्ते में जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना हमारे हिंदूज जो हैं वही पे फिर आपकी मस्जिदों में से उन्होंने वो अगेन गिरना शुरू हो गई और फिर उनके लड़ाइयाँ झगड़े, कम्युनल वायलेंस, वो सारी चीज़ें देखी। अच्छा, वो हमें कहते थे जैसे मतलब पाकिस्तान तो पहले दिन से था, हमने कभी क्लेम नहीं किया था सेकुलर अपने आप को। हमारे जैसे लोग बात करते थे, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, इसी तरह होनी चाहिए। लेकिन हमारा कोई उसमें आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ नहीं थी। हमारा पहले दिन से इस्लामिक रिपब्लिक था। उन्होंने कहा अगर ये हो सकते हैं इस्लामिक ये रिपब्लिक, तो हम हिंदू रिपब्लिक क्यों नहीं हो सकते। सो अब इस तनाजुर को देख के कि कैसे वहाँ पे इंडिया में उन्होंने लेकर आए कि मनमोहन सिंह साहब तो बड़े पोलाइट हैं, मनमोहन सिंह साहब तो वो है मतलब हम्बल आदमी है, वाजपेयी साहब भी बड़े हम्बल आदमी थे, पढ़े लिखे थे, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज वेल। सो उन्होंने कहा जब आपको ऐसा माचो बंदा चाहिए जो पाकिस्तान को सबक सिखाए, जो ये मोदी साहब ने कहा भी था अपनी तकरीर में, उन्होंने कहा ये देखें मेरी 48 इंच की छाती है, ये पूरे इंडिया में बड़ा उनके मतलब आज भी उनका वो किया जाता है। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को सबक सिखा सकता हूँ। अब ये आपने मुसलसल एक रखी है, एक हाइप क्रिएट की। फिर गुजरात में जो भी मुसलमानों के और हिंदुओं के वायलेंस हुआ, जिसमें बहुत सारे बेचारे दोनों साइड से लोग मासूम लोग जो है मारे गए थे, उससे भी उनकी बात में वजन आया कि कांग्रेस नहीं डील कर सकती पाकिस्तान को, मोदी साहब कर सकते हैं। सो मोदी साहब को लाया गया। अब मोदी साहब जो हैं वो पहले दिन से इस मिशन पे आए थे कि हमने पाकिस्तान को ठीक करना है। अच्छा, दरमियान में वो कहते हैं हमने कोशिशें की थी, बाकी हुई हैं कोशिशें। वो लाहौर भी आए थे, वो रायवंड भी गए थे, फिर बाद में उन्होंने इधर जनरल बाजवा साहब के दौर में कोशिश नाकाम हुई। मैं खुद को हमेशा कहता हूँ, आप भी कह रहा हूँ, हमने 3-4 मौके मिस किए हैं पीस के, जो हमें अवेल करने चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हम नहीं कर सके, कई दफ़ा बात हो चुकी है यहाँ पे, मैं मानता हूँ इस गलती को। अब उन्होंने कुछ ना कुछ डिलीवर करके देना था। उन्होंने वो मतलब कश्मीर पे उन्होंने 370 लगा लिया, अपने तो वो मसला हल करके बैठे थे सपोजली। वो फिर वहाँ दहशतगर्दी हुई और जिसकी मजम्मत हमने भी की, पाकिस्तान ने भी की, सब ने की और करनी भी चाहिए कि इनोसेंट लोग मारे गए। पाकिस्तान कहता है जनाब कि ये सारी प्रॉक्सी वहाँ पे बलूचिस्तान में हो रही है, वहाँ भी इनोसेंट मारे जा रहे हैं। सो दोनों मुल्कों ने दोबारा प्रॉक्सी वाले इल्जामात एक दूसरे पे लगाए हैं, जो माजी में 3-4 सालों में रुक गए थे सारी चीज़ें जो हैं। अब सवाल ये हो कि वार तो आपने कर ली और आपने इतनी हाइप क्रिएट की हुई थी, यू थॉट कि हम जाएंगे, और आपने अपने चैनलों में खबर चला दी, कराची भी गया, बल्कि आप भी नहीं जा सकते थे कराची। मुझे तो आपकी फिक्र पड़ गई थी जब मैंने इंडियन चैनल पे सुना। मुझे भी मेरी फिक्र पड़ गई थी। ठीक है, तो अगर मुझे पड़ गई, मुझे इस्लामाबाद की पड़ गई, मैं बाहर निकल के देखा इस्लामाबाद अभी मतलब किधर, उधर लाहौर कब्जा करवा दिया सारा। सो अब उसको सच्चा करने के लिए उन्होंने अगले दिन अटैक करने पड़े, ताकि मीडिया जो है इसको फेस सेविंग जो हमने ये पाल पोल के बड़ा किया हुआ है। इन हालात में जब आपको वो रिजल्ट ना मिले और कांग्रेस को आप कहते रहे हो कि नहीं कांग्रेस तो नहीं लड़ सकती, और राहुल गांधी साहब ने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं चाइना के करीब, जो कि बात बिल्कुल ठीक थी। वो इनको बोला लगता था कि मतलब उसको पप्पू कहते थे, उसका ये मजाक उड़ाते, बात उसकी ठीक निकली कि चाइना और पाकिस्तान करीब हैं, करीब कर दिया। अब ये पता ये चला है कि जो डिप्लोमेटिक उन्होंने पूरी दुनिया में एफर्ट्स की थी
वो उन्होंने ट्रंप साहब के साथ की हूँ, यूरोप के साथ की हूँ, यूके के साथ की, ये दुनिया के बड़े ममालिक है ना, कैपिटल हैं। अब पता चला वहाँ तो क्योंकि इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, वो तो उन्होंने शंकर साहब ने बकायदा उनको शटअप कॉल दी थी यूरोपियंस को कि तुम कौन हो तुम्हें लेक्चर देना। डिप्लोमेटिक इतनी डिजास्टर जो है, इंडियन मानेंगे तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी रिसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक डिजास्टर हुई है जो जयशंकर साहब के दौर में हुई है। अब जयशंकर साहब की इतनी काबिलियत थी जितने इंडियंस कहते हैं, तो फिर इनकी शशि साहब की क्या जरूरत पड़ गई आपको? थोड़ा ही से काबिल मैन, वो काबिल आदमी, 25 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, 22 साल की उम्र PhD भी कर ली, राइटर हैं, अदीब हैं, सारी चीजें हैं। हाँ। लेकिन जो काम मैं मतलब हैरान होता हूँ कि जंग से पहले करने वाला था उस वक्त शशि साहब को इन्वॉल्व करते ना, उस वक्त तो ये सारा इनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की खुद कर रही थी। आप अगर वहां पे दिल्ली में बैठे हुए डिप्लोमेट्स को कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि सारे कह रहे सबूत दें, आपने कहा नहीं हमारी बात में यकीन कर लें, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान करता था, उन्होंने यकीन हम बाद में करेंगे, पहले सबूत दें। अभी ये कह के गए हैं, अगर यूके के फॉरेन मिनिस्टर कह के गए हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे कि ये सबूत हमें किसी ने नहीं दिखाया। वो कहते नहीं आपको हम सबूत नहीं देंगे, आप हमारी बात पे यकीन करें। अब जो अगर जयशंकर साहब जो नहीं कैल कर सके बगैर सबूतों के ये पूरी दुनिया को, तो मुझे हैरानी होती है। ठीक है, आपको अच्छी अंग्रेजी आती होगी, आप बड़े अच्छे बंदे होंगे, आर्टिकुलेट होंगे, तो दुनिया को क्या कहेंगे? क्योंकि मैं काबिल आदमी हूँ, UN में काम किया, 22 साल की उम्र मैंने PhD कर ली थी और मैं वहाँ पे 4 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ और मेरी 25 किताबें हैं, मुझे राइटर्स अवार्ड मिला, लिहाजा मेरी बात पे यकीन कर लेंगे, दुनिया कर लेगी। अगेन इज इट सो सिंपल? अगर वो ये समझते हैं, और पहली दफा इंडिया को जरूरत पड़ रही है अपने डेलीगेशन भेजने की इस इशू पे प्रेस करने के लिए। अच्छा, अगली सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के पास ज्यादा काबिल लोग हैं तो फिर कांग्रेस को पावर में होना चाहिए था। मान लिया कि पोजीशन के और मतलब आपका मुल्क है, आपको इकट्ठे होना चाहिए था। इट मींस कि शशि साहब की अप्रोच या शशि साहब की अंग्रेजी या समझाने की कुव्वत जो है फॉरेनर को, वो बेहतर है इनसे जयशंकर साहब से। और जयशंकर साहब उनको कैल नहीं कर ले और ये कैल कर लेंगे तो क्विकली बिलावल भुट्टो पे भी जो है, क्योंकि उन पे भी सेम बातें जो हैं वो रखी जा रही हैं कि अच्छी अंग्रेजी या जिस तरह से वो अपना केस प्रेजेंट करते हैं, बात करते हैं, या एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है, इसलिए उनको जो है ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको जो आना चाहिए तो मैं पहले उस पे किया। अच्छा, मैं उससे पहले कि हम बिलावल पे हैं, अगर कल को ये दुनिया फिर भी नहीं मानती इनकी, ये शशि थरूर साहब की, ये खाली हाथ लौट आते हैं, देन व्हाट? मेरा ये ख्याल है कि मोदी साहब चाहते हैं कि कल को जब फिर हम मतलब उनको ये इंडियंस को भी दिखा सकें कि सिर्फ हमारा फॉरेन मिनिस्टर नाकाम नहीं हुआ, ये भाई साहब बहुत काबिल थे, कांग्रेस कहते थे हमारे पास बड़े काबिल लोग, ये भी होकर आए हैं। सो कल को क्या करेगी फिर? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये भी नाकाम होकर आते हैं, जिसके ज्यादा चांसेस हैं कि जनाब ये भी कैल नहीं कर सके, तो हमारा क्या होता है? सो दैट्स अनदर, हम इसको डिबेट को जारी रखेंगे। नो कमिंग टू बिलावल, बिलावल के क्रेडिट में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, नंबर 1। इसके बाद उन्होंने 1.5 साल बहुत कुछ सीखा है, कैपिटल में अपनी भी उन्होंने कुछ जड़ें बनाई हैं, कोई तल्लुकात बनाए हैं। दूसरा जो उनके पास मेरा ख्याल एडवांटेज है, बेनजीर भुट्टो साहब के वो बेटे हैं, बाप उनका 2 दफा हो रहा है, खुद जैसे मेरा फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, नाना उनका वजीर आजम, बहुत कम लोगों को पता होगा, बेनजीर भुट्टो साहब का भी जो दादा था शाहनवाज भुट्टो साहब जूनागढ़ के, वो वजीर आजम थे, दीवान जो लास्ट वो वजीर आजम था जूनागढ़ रियासत का, वो भुट्टो साहब के वो थे, वो वालिद साहब थे जी जी। उसके बाद भुट्टो साहब खुद वजीर आजम, फिर उनकी बेटी वजीर आजम, फिर उनका दामाद 2 दफा सदर, फिर वो। तो ये वो चीजें हैं जो उसके प्रोफाइल को बनाते। फिर एजुकेशन वाइज वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, वो भी आर्टिकुलेट कर सकता है, 1.5-1 साल को उसके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और प्लस उसके पास एक ही बात है जो कि पहले भी पाकिस्तान ने कही है, जो वो नैरेटिव बड़ा पावरफुल है कि भाई साहब हमें सबूत दे दें। अब दुनिया का हर मुल्क जो है वो तो भाई मतलब कातिल उसको वो अदालत में भी कत्ल कर देगा तो जज उससे भी मांगेगा प्रोसिक्यूशन से सबूत दे, वो ये नहीं कहेगा मैंने देखा है, वो कहेगा तुम साबित करके दो। सो इंडिया का नैरेटिव इस मामले में बड़ा वीक रहा है और यही एज है ये बिलावल के पास कि भाई साहब इनके पास कोई सबूत है वो दे दें, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। इस बात पे दुनिया का कोई भी रीजनेबल कंट्री जो है वो इस बात को डिनाई नहीं करेगा। सो बिलावल के पास, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बैठा हूं, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं कि उनके पास अगर शशि साहब की काबिलियत के बावजूद उनके हाथ में कुछ भी नहीं है जो इंडियन वो नैरेटिव को जाके बेचे, क्योंकि हम कह रहे हैं अच्छी अंग्रेजी में कह रहे हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, उनके जयशंकर साहब की, मैं आपको आसान अंग्रेजी में समझाता हूं, लिहाजा मेरी बात मान लें। लेकिन समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरा ख्याल उनके पास कोई चीज नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं इसी पॉइंट पे नाजरीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैदानी जंग के बाद अब सिफारती जंग का भी हम देख रहे हैं आगाज हो गया है। दोनों साइड्स ने अपना हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो दूसरे ममालिक में इंपॉर्टेंट जो कैपिटल्स हैं वहां पर भेजा है, और ये जिम्मेदारी मोदी ने कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर को जो है वो सौंपी है, जिनके अंडर एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो डिफरेंट ममालिक का जो है वो दौरा करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान केस फॉर पीस के नाम से डेलीगेशन जो है जो कि लीड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, और
उसमें खुर्रम दस्तगीर, हिना रब्बानी, जलील अब्बास जिलानी के साथ साथ और दूसरे लोग भी जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। यूरोप से इसका आगाज़ होगा और एडिशनल डेलीगेशन जो है वो भी दूसरे ममालिक का दौरा करेंगे और पाकिस्तान का केस जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।